सियासत की जो दिल्ली में बिहार को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। दरअसल मंगल पांडे लगातार बैठक कर रहे हैं। लोजपा के जो दोनों घटक हैं, पशुपति पारस और चिराग पासवान, दोनों के बीच तालमेल स्थापित करने की कोशिश हो रही है। कल चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस से मंगल पांडे ने मुलाकात की थी और आज चिराग पासवान से मुलाकात हुई है। ताजा जानकारी आपको ये दे दे कि चिराग पासवान और जेपी नड्डा के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको कशिश न्यूज पर दिखा रहे हैं। चिराग पासवान से मुलाकात करने जब मंगल पांडे पहुंचे और फिर उन्हें लेकर जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे, वहां चिराग पासवान और मंगल पांडे मुस्कुराते नजर आए। ऐसा लग रहा है कि संभवतः बातचीत तय हो गई है। क्या सीटों का फॉर्मूला होगा, सीटों के बंटवारे को लेकर जो संभावना दिख रही थी उस पर खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है। सहयोगी रवि से जानकारी लेते हैं। रवि, चिराग पासवान से मंगल पांडे मिले, उन्हें लेकर जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे, क्या अपडेट है इस बारे में? सबसे बड़ी बात है कि नड्डा जी लगातार चाचा और भतीजे से लगातार मिलने की कोशिश कर रहे थे और चिराग से कल भी मिलने की कोशिश की गई, लेकिन आज उन्होंने चिराग से मुलाकात की, अंदर बातचीत हुई, फिर एक ही गाड़ी से नड्डा जी के आवास पर ले गए और अंदर लगभग आधे घंटे 40 मिनट बातचीत के बाद दोनों अलग अलग गाड़ी से निकलते हैं। चेहरे पर पिछले दिनों की अपेक्षा नड्डा के घर पे पहुंचे थे चिराग, और चिराग की जो पिछले दिनों की जो चेहरे का जो नजर था और इस बार में बदलाव साफ नजर आ रहा है। हाँ, इनके पार्टी पर जैसे ही चिराग पासवान पहुंचे हैं अपने आवास पर, तो उनके पार्टी के अध्यक्ष, दिल्ली के अध्यक्ष, सभी लोग एकाएक कर पहुंचना शुरू हो गए हैं और साफ नजर आ रहा है कि चिराग की मांग लगभग मान ली गई है, ऐसा प्रतीत होता है। चलिए, तो नजर बनाए रखे भाई। इन तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद। तो एक और दिल्ली में खुशनुमा माहौल बनता दिख रहा है एनडीए खेमे में, जबकि बिहार में चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों खेमों के लिए करीब 1/4 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की पूरी गुंजाइश बन गई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि AIMIM, जो यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने 11 सीटों पर, सीमांचल की 4 सीटें, इसके अलावा आपको बता दें कि किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया के साथ ही भागलपुर, काराकाट, बक्सर और गया की सीट के साथ दरभंगा, उजियारपुर और मुजफ्फरपुर, ये कुल 11 सीटें हैं जहां मुस्लिम बहुल आबादी का मतदान पर खासा प्रभाव देखने को मिलता है। और इन सीटों पर AIMIM ने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। बड़ी कोशिश की कि बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी के खिलाफ महाज बना है उसमें हम लोग को शामिल किया जाए, लेकिन न जाने क्यों तमाम तरह से सियासी जमातें हैं, उनको अक़लियतों के वोट प्यारे हैं, दलितों के वोट उनको प्यारे हैं, लेकिन अक़लियत और दलित के लोगों को कहीं भी सियासी नुमाइंदगी नहीं देना चाहते हैं। नतीजतन ये हुआ कि बावजूद है कि मेरे सीने पे खंजर लगाया गया, मेरी पार्टी को तोड़ा गया, उसके बावजूद भी हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। चलिए, तो चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ी हुई है। परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, दिल्ली में एनडीए के लिए थोड़ा माहौल खुशनुमा होता दिख रहा है। चिराग पासवान, मंगल पांडे हमें मुस्कुराते नजर आए, लेकिन जब वो बिहार लौटेंगे तो यहाँ टेंशन इंतजार कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले दिल्ली के खुशनुमा माहौल के बारे में क्या समझ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हमने कल भी चर्चा की थी कि बीजेपी अपने समर्थक दलों को मनाने में लगी है, उनको एक साथ लाने में जुटी है। हमने कहा भी था कि चूंकि जदयू और बीजेपी का गठबंधन है और बीजेपी अपने घटक दलों यानी कि जदयू के गठबंधन में आने से पहले बीजेपी के साथ जो दल थे, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी हो या पशुपति कुमार पारस की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रवादी हो, या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो थी वो अब लोकतांत्रिक मोर्चा बन गया है। तो ये इन लोगों को अपने साथ मिलाने की जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जदयू ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी के साथ हमारा तालमेल है। तो वैसी परिस्थिति में हम
को बीजेपी से गठबंधन करना है, बीजेपी को अन्य घटक दलों के साथ तालमेल बिठाना है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी ये काम कर रही है। चूँकि जदयू ने कह दिया है कि 16 सांसद उसके हैं, उससे कम का कोई सवाल नहीं है, इसलिए 16 सीटें जदयू को दी जा सकती हैं। अब जो 24 सीटें बची उसमें लोजपा की 6 सीटें हैं, दोनों घटक दलों को अगर मिला दीजिए तो ऐसी परिस्थिति में 17 सीटें बीजेपी के पास हैं, 1 सीट बचती है यदि जदयू को कम दिया जाता है। लेकिन यहाँ 3 प्रमुख दल आ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी चाहती है कि सभी को साथ लेकर के चलें। जीतन राम मांझी के बेटे को चूंकि विधान परिषद की सीट दे दी गई है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि मांझी बगैर कोई सीट लिए हुए मान जाएंगे, ऐसे कहा जा रहा है। या जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक हो सकता है कि अगर मांझी न मान पाए तो गया की लोकसभा की सीटें उन्हें दी जा सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी 2 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 1 सीट देने को तैयार है। जहाँ तक लोजपा के दोनों घटक का है, तो इन दोनों घटक मिलाकर के बीजेपी 6 सीटें देने के लिए तैयार हो सकती है। हालांकि बीजेपी के नेता अभी भी 5 सीट ही देने के लिए तैयार हैं, दोनों घटक मिला करके। उसमें 3 सीटें चिराग पासवान के पास जा सकती हैं, 2 सीटें पशुपति कुमार पारस के पास जा सकती हैं। कहा जा रहा है कि चिराग दावा कर रहे हैं कम से कम 4 सीट, देखिए क्या होता है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो बीजेपी ने जो कवायद शुरू की है उस कवायद का असर अब दिख रहा है। और आपने जो कहा कि चिराग मुस्कुराते हुए मंगल पांडे के साथ निकले और फिर अभी जेपी नड्डा के पास जाएंगे वो मिलने के लिए, इसके पीछे की वजह वही है कि कहीं न कहीं लगता है कि समझौता हो रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा से तो पहले ही मुलाकात हो चुकी है, नित्यानंद राय लगातार हम के संपर्क में हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से कल बीजेपी की उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जल्द ही फैसला हो जाएगा और ये एनडीए घटक दल के लिए अच्छे संकेत माने जा सकते हैं। जी, अब मंगल पांडे भी विनोद तावड़े से मुलाकात करके संभवतः प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में जुटे होंगे, लेकिन इधर एआईएमआईएम ने 11 प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही चुनावी मैदान में अपनी एंट्री कर दी है। और उसको लेकर क्या बिहार में कुछ समीकरण में बदलाव की संभावना दिख रही है? बिल्कुल, या तो आपने 2020 में देख चुके हैं बिहार विधानसभा की जो सीटें थी, किस तरह से एआईएमएम ने खेल बिगाड़ा आरजेडी का। सीमांचल के इलाके में अगर आरजेडी को 5 सीटें और मिल जाती तो सरकार आरजेडी की बन जाती, तो एआईएमएम ने खेला कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो एआईएमएम ने खेला कर दिया। किशनगंज को छोड़ करके आरजेडी और गठबंधन को 1 भी सीटें समूचे बिहार में नहीं मिली। अभी 11 सीटों की घोषणा जो की है दीपक, उस 11 सीटों में सबसे ज़्यादा सीटें जो सीमांचल का इलाका है, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार, ये अल्पसंख्यक बहुल यानी कि मुस्लिम बहुल हैं। और किशनगंज जैसा इलाका में तो 50% से ज़्यादा अब अल्पसंख्यक हैं। वैसी परिस्थिति में एआईएमएम का उम्मीदवारी देना कहीं न कहीं गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन, उसके लिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं नुकसानदेह होगा। और ये जो चुनाव है, इस चुनाव में अगर 10,000 वोट भी इधर से उधर हो जाता है तो वैसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा खामियाजा गठबंधन को मिल सकता है। चूंकि इंडिया गठबंधन है, सिर्फ एनडीए खेमे को नहीं, एनडीए खेमे को इससे फायदा होगा। इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि जो इंडिया गठबंधन के नेता भी सधा हुआ बयान दे रहे हैं, चूँकि एआईएम के जो नेता हैं या जो उम्मीदवार हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग की हितों की बात करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में अल्पसंख्यक मतदाताओं में विभाजन होगा। माय समीकरण जो आरजेडी का है या इंडिया गठबंधन का है, उसको जो लगता है कि माय समीकरण के तहत मुस्लिम और यादव हमारे साथ पूरी तरह से खड़े हैं, लेकिन एआईएमएम की उम्मीदवारी होने से उसमें कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि नुकसान होगा इन गठबंधन को। चूँकि जो वोट बैंक है एआईएम का अल्पसंख्यक ही है, तो वैसी परिस्थिति में अगर 10,000 वोट, मैंने क्यों कहा, इसलिए मैंने कहा कि जो उम्मीदवार खड़े होंगे अगर कम से कम भी वोट करते हैं, चूँकि लोकसभा क्षेत्र में 10,000 वोटों की कोई कीमत किसी राष्ट्रीय दल के लिए या प्रादेशिक दल के लिए नहीं होती है, लेकिन 7 विधानसभा 6 विधानसभा होते हैं, अगर 1-1 हज़ार भी वोट कट गया तो ऐसी परिस्थिति में इसका बड़ा नुकसान होता है। और यही परिस्थिति हुई कि 2019 में अगर एआईएमएम ने अपनी उम्मीदवारी दी तो उसका खामियाजा गठबंधन
गठबंधन को भोगना पड़ा और परिणाम हुआ कि सिर्फ किशनगंज को छोड़कर के एक भी जगह गठबंधन के नेता नहीं जीते और यहाँ तक कि आरजेडी की को एक सीटें नहीं मिल पाई, 0 पर आउट हो गए। तो ये नुकसान होता है। और एआईएमएम ने जिस तरह से घोषणा किया तो 2 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। अख्तरुल इमान फिर से किशनगंज से लड़ेंगे, कटिहार में भी घोषणा कर दी है। तो ये आप देख लीजिए कि ये उन लोगों के लिए चिंता की बात है, चाहे लोग इंडिया गठबंधन के नेता जो भी आरोप लगाएं, लेकिन आरजेडी ने उनके 4 विधायकों को जो तोड़ा था तो ओवैसी उसे भूलेंगे कैसे, अख्तरुल इमान उसे कैसे भूलेंगे। इसलिए उस हार का बदला लेने के लिए आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा सत्र में भले ही ये एनडीए गठबंधन के खिलाफ हों एआईएमएम के जो एकमात्र विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो रणनीति है, उनकी जो राजनीति है, वो अगर अपनी उम्मीदवारी देते हैं तो इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भोगना पड़ेगा। धन्यवाद अशोक जी। तो अब टेंशन आरजेडी के लिए बढ़ेगी कि वो कैसे अपने माई समीकरण को बरकरार रख पाए, क्योंकि एक वोट बैंक के 2 अकाउंट होल्डर मैदान में मौजूद होंगे तो बंटवारा होना स्वाभाविक सी बात है।